जय हिंद प्यारे साथियों। आज की क्लास में हम 7 जनवरी के करंट को देखने वाले हैं और ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी करंट अफेयर्स की दृष्टि से। आप इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से जुड़ सकते हैं और अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी अवश्य करिएगा। पहला प्रश्न है, हाल ही में POEM-4 मिशन के तहत इसरो द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए किन बीजों में अंकुरण हुआ है? तो इसरो ने आपको पता है अभी PSLV-C16 के द्वारा लॉन्च किया था POEM-4 मिशन को। तो लोबिया के जो बीज भेजे गए थे अंतरिक्ष में, इनमें अभी अंकुरण हुआ है। इसरो ने PSLV-C16 के द्वारा 2 जो उपग्रह है यह लॉन्च किए थे, जिसके तहत एक स्पेडेक्स मिशन था जो स्पेस में 2 उपग्रहों की डॉकिंग से संबंधित था। अर्थात जो 2 उपग्रह होंगे यह अंतरिक्ष में जाकर आपस में जुड़ने वाले थे और यह कारनामा करने वाला भारत चौथा देश रहेगा विश्व का अगर ऐसा होता है। तो एक तो जो डॉगिंग के लिए उपग्रह लॉन्च किए गए थे और एक POEM-4 मिशन को लॉन्च किया गया था। इसके तहत लोबिया के बीज को अंतरिक्ष में भेजा गया था और यहाँ पर इन बीजों में अंकुरण हुआ है। इससे पता चलता है कि जो अंतरिक्ष है, स्पेस है, वहाँ पर भी जीवन संभव है और वहाँ पर भी अंकुरण हो सकता है। तमिलनाडु है, यहाँ पर जो लोबिया का बीज को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण भारत में इसे थट्टा पयारू के नाम से जाना जाता है, थट्टा पयारू के नाम से। और इन लोबिया के बीजों को, इन लोबिया के बीजों में अभी अंकुरण हुआ है और इनमें पत्ती भी आ सकती है। अर्थात इससे क्या स्पष्ट होता है? तो स्पेस में जीवन तो होता है और अंकुरण भी संभव है स्पेस में। इस लोबिया के बीज में जो अंकुरण हुआ है इससे यह संभव लगा है और PSLV-C60 के द्वारा इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। EOS अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 08 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? SSLV-D3 के द्वारा लॉन्च किया था इसरो ने। चंद्रयान 3 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो LVM-3M4 मिशन के द्वारा लॉन्च किया गया था इस रॉकेट से चंद्रयान 3 को। इसके रोवर का नाम क्या था और इसके लैंडर का नाम? तो इसका रोवर प्रज्ञान था और इसका लैंडर क्या था? विक्रम था। और ये किस तारीख को पहुंचता है? तो 23 अगस्त की तारीख को यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचता है। इसलिए हम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं इस दिन। और जिस बिंदु पर यह लैंड करता है उसका नाम क्या रखा है? तो शिव शक्ति पॉइंट उसका नाम रखा गया है। अगर कुछ अभी इसरो के द्वारा परीक्षण किए गए थे, अभी हाल ही में CE-20 एक इंजन का जो क्रायोजेनिक इंजन है, इसका सफल परीक्षण कहाँ से किया है? इसरो के द्वारा। अभी हाल ही में गूगल ने एक चिप लॉन्च की थी क्वांटम कंप्यूटर के लिए। तो गूगल ने क्वांटम कंप्यूटर के लिए कौन सी चिप लॉन्च की थी? इसके अलावा क्रू 9 मिशन का संबंध किससे और पोलरिस डॉन मिशन का संबंध किससे, ये भी आपको बताना है। तो CE-20 इंजन जो क्रायोजेनिक इंजन है, इसका अभी महेंद्रगिरी से सफल परीक्षण किया गया था, तमिलनाडु महेंद्रगिरी से। गूगल ने अभी हाल ही में क्वांटम कंप्यूटर के लिए कौन सी चिप लॉन्च की है? तो क्वांटम कंप्यूटर के लिए विलो चिप लॉन्च की थी आपको याद होगा अभी गूगल के द्वारा। क्रू 9 मिशन यह किसने भेजा है? तो नासा और जो स्पेस एक्स है, नासा और स्पेस एक्स, यह दोनों क्रू 9 मिशन भेजेंगे। किस लिए? तो जो सुनीता विलियम्स से जो अंतरिक्ष में फंस चुकी है उनको पुनः पृथ्वी पर लाने के लिए। पोलरिस डॉन मिशन किसका है? तो यह स्पेस एक्स का है पोलरिस डॉन मिशन। और इसके तहत जो अंतरिक्ष पर्यटन है, अर्थात जो अंतरिक्ष वॉकिंग है, इसके लिए मिशन लॉन्च किया था। जो जॉगिंग है, अंतरिक्ष में जॉगिंग करने के लिए पोलरिस डॉन मिशन लॉन्च किया गया था स्पेस एक्स के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा दूसरा, 1000 किलोमीटर के मेट्रो नेटवर्क के साथ भारत दुनिया में कौन से स्थान पर है? तो 1000 किलोमीटर के मेट्रो नेटवर्क को भारत ने छू लिया है। तो तीसरा देश बना है 1000+ मेट्रो नेटवर्क को स्थापित करने वाला भारत। मेट्रो नेटवर्क भारत तीसरे स्थान पर है विश्व में। मेट्रो नेटवर्क में पहले स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर USA है और तीसरे स्थान पर भारत है। भारत में अब वर्तमान में 1000 किलोमीटर प्लस नेटवर्क हो चुका है मेट्रो ट्रेन का। और अभी हाल ही में आपको पता होगा RRTS अर्थात रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, जिसे नमो भारत के नाम से भी जानते हैं, यह प्रारंभ हुआ था अभी जो उत्तर प्रदेश में। और यह किसके मध्य प्रारंभ हुआ था? रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम नमो भारत जो
थी यह जो मेट्रो ट्रेन थी, यह कहाँ पर प्रारंभ हुई थी? तो दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ में जो 82 किलोमीटर का क्षेत्र है, ये 82 किलोमीटर में यह अभी हाल ही में प्रारंभ हुई थी रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। तो आपको RRTS का भी फुल फॉर्म याद रखना है। और अभी हाल ही में जो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जो यह प्रोग्राम चला था, इसी के अंतर ही एक खंड जोड़ा गया है, एक नया खंड का शुभारंभ किया गया है साहिबाबाद से न्यू अशोकनगर के मध्य, जो कि 13 किलोमीटर का होने वाला है। और इस 13 किलोमीटर को जोड़ने के बाद ही जो भारत ने 1000 किलोमीटर प्लस का जो अपना मेट्रो ट्रेल नेटवर्क का आंकड़ा है, इसे पार कर लिया है। तो कहाँ पर चलिए अभी इस खंड का शुभारंभ साहिबाबाद न्यू अशोकनगर के मध्य हुआ है। तो ये आपको याद रखना है RRTS का फुल फॉर्म। भारत में फर्स्ट मेट्रो सेवा कहाँ पर प्रारंभ हुई थी? तो कोलकाता में प्रारंभ हुई थी भारत में फर्स्ट मेट्रो रेल सेवा। भारत ने पहली जल मेट्रो परियोजना कहाँ पर प्रारंभ की है? तो कोच्चि में प्रारंभ हुई है, केरल में भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना। भारत की अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन कहाँ पर प्रारंभ हुई है? तो यह कोलकाता में हुई है और हुगली नदी के नीचे यह मेट्रो ट्रेन प्रारंभ होती है। वह मेट्रो स्टेशन कौन सा है जिसे रेलवे जोन का दर्जा है? तो मेट्रो स्टेशन जो रेलवे जोन के अंतर्गत आता है वह है कोलकाता मेट्रो स्टेशन। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। यहाँ के जो सांसद थे, उनके अप्रस्ताव और उनके अविश्वास के कारण जस्टिन ट्रूडो को इस्तीफा देना पड़ा। ये वही जस्टिन ट्रूडो है जो G20 की बैठक में भारत आते हैं और इनका प्लेन खराब होता है और भारत ने कहा था कि आप हमारे प्लेन से अपने देश चले जाइए, तो इन्होंने मना कर दिया था। और बार बार खालिस्तानियों को बचाने के लिए या खालिस्तानियों के विरोध में भारत का विरोध करते। और अभी हाल ही में इनके जो कनाडा के राजनयिक थे, इन्हें भी भारत ने बाहर निकाल दिया था अपने यहाँ से। तो ये विवाद में रहे थे और भारत के जो इनसे संबंध है वो बिल्कुल अच्छे नहीं थे। तो अभी जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा दे दिया है कनाडा के प्रधानमंत्री पद से। अभी हाल ही में कुछ समय पहले श्रीलंका के प्रधानमंत्री भारत यात्रा पर आए थे, उनका नाम क्या है? तो अनुरा कुमार दिसानायके आए थे अभी श्रीलंका के प्रधानमंत्री जो यहाँ पर यात्रा पर। मोहम्मद यूनुस कहाँ के हैं? मोहम्मद यूनुस कहाँ के हैं? वर्तमान में कहाँ इनके नेतृत्व में सरकार बनी है? तो बांग्लादेश में भी जो मोहम्मद यूनुस के जो नेतृत्व में यहाँ पर सरकार का गठन होता है। अभी हाल ही में शिगेरू इशिबा कहाँ के प्रधानमंत्री बने? तो अभी हाल ही में शिगेरू इशिबा जापान के प्रधानमंत्री बने, ये याद रखना। यूरोपीय यूनियन की बात करें अगर, तो यूरोपीय यूनियन की हेड कौन है वर्तमान में? तो उर्सुला वान डोर वर्तमान में यूरोपीय यूनियन की प्रमुख है, ये आपको ध्यान रखना है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके, मोहम्मद यूनुस, यह बांग्लादेश में इनके नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ है। शिगेरू इशिबा जापान के प्रधानमंत्री है। यूरोपीय यूनियन की प्रमुख कौन है, हेड कौन है अभी? तो उर्सुला वान डोर है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय है, ये आपको याद रखना है। नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नाटो का मुख्यालय भी ब्रुसेल्स बेल्जियम में ही है। और इसमें कितने सदस्य है? तो वर्तमान में 32 सदस्य देश है। और 32वां कौन बनाए? तो स्वीडन इसका नवीनतम सदस्य देश बना है और 1949 में नाटो की स्थापना होती है, को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न, हाल ही में लीड्स 2024 के अनुसार तटीय श्रेणी में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो एक रिपोर्ट जारी की गई है लीड्स 2024 रिपोर्ट। इसे किसने प्रकाशित किया है? तो श्री पीयूष जी गोयल द्वारा इसे लॉन्च किया गया है या इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया है, जो कि वर्तमान में वाणिज्य और उद्योग मंत्री है हमारे। और लीड्स 2024 के अनुसार तटीय श्रेणी में शीर्ष स्थान किसे मिला है? गुजरात को मिला है तटीय श्रेणी के राज्यों में। इसमें राज्यों को विभाजित किया गया है, जो कि स्थल आवृद्ध देश है, जो चारों ओर से भूमि से घिरे हुए तटीय राज्य और जो यूनियन टेरिटरी है उनको अलग किया गया है। तो लीड्स 2024 रिपोर्ट जारी हुई है, इसे प्रकाशित किया है श्री पीयूष गोयल जी के द्वारा, जो वर्तमान में वाणिज्य और उद्योग मंत्री है हमारे। और अगर लीड्स की फुल फॉर्म देखोगे आप, तो लॉजिस्टिक एस एक्रॉस डिफरेंट स्टेट, मतलब माल की आवाजाही की आसानी कहाँ से अधिक है, अर्थात एक राज्य है यह, इस राज्य से माल की आवाजाही करने में सुगम कौन सा राज्य है? तो तटीय राज्यों जो स्थल अवरुद्ध देश राज्य हैं उनके लिए और यूनियन टेरिटरी के लिए अलग से इसमें नाम अलग से जो सूचकांक है वह जारी किया गया है। तो माल की आवाजाही के आधार पर राज्यों को आवंटित किया गया है। इसमें जो तटीय राज्य है वहाँ पर सबसे पहले नंबर
नंबर पर कौन है जहाँ पर सबसे अधिक सुविधाएं हैं माल की आवाजाही के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक? तो तटीय राज्यों में पहले स्थान पर गुजरात है। भू आबद्ध राज्यों में पहले स्थान पर हरियाणा है, अर्थात चारों ओर से स्थल भाग से घिरा हुआ। तो भू आबद्ध राज्यों की श्रेणी में हरियाणा पहले नंबर पर है। यूनियन टेरिटरी में चंडीगढ़ पहले नंबर पर है। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो उत्तर पूर्वी भारत है हमारा, उसमें पहले स्थान पर असम है। तो अलग अलग श्रेणी में आपको याद रखना है। तटीय क्षेत्र में गुजरात है, भू आबद्ध क्षेत्र में हरियाणा है, यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में असम हमारा जो है यह पहले स्थान पर है। कुछ इंडेक्स और उनमें भारत की रैंक को देखते हैं। एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की कौन सी रैंकिंग है? तो 134वां स्थान है भारत का इसमें। जेंडर गैप इंडेक्स में 129वां स्थान है। जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स में 108वां स्थान है। हंगर इंडेक्स भूखमरी सूचकांक में 105वां स्थान है। फायर पावर इंडेक्स में चौथा स्थान है हमारा। डेमोक्रेसी सूचकांक लोकतंत्र सूचकांक में 41वां स्थान है हमारा। और करप्शन भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 94 स्थान पर है हम। इंटरनेट शटडाउन के मामले में विश्व में भारत पहले स्थान पर था इंटरनेट के शटडाउन में। अगर बात करें भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है? तो विजय भटकर ये भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक हैं। और परम 8000 भारत में पहला सुपर कंप्यूटर था, ये आपको ध्यान रखना है। अगर साइबर अपराध में बात करें तो साइबर अपराध में हमारा कौन सा स्थान है? साइबर अपराध सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो 10वें स्थान पर है साइबर अपराध सूचकांक में भारत, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है अगला, हाल ही में भारत में जनरेशन बीटा का पहला बेबी बॉय कहाँ हुआ है? तो पहला बेबी बॉय कहाँ पर हुआ है? मिजोरम में हुआ है जनरेशन बीटा का पहला बेबी बॉय। अर्थात आपको अभी कुछ समय पहले एक प्रश्न हमने देखा था जिसके तहत जो हमारी अब 2025 से 39 तक जो बच्चे जन्म लेंगे वो बीटा जनरेशन के अंतर्गत आएंगे। तो पहला बीटा जनरेशन का बेबी बॉय कहाँ पर हुआ है? मिजोरम में। 1 जनवरी 2025 से 2039 तक जो भी बच्चे जन्म लेने वाले हैं यह बीटा जनरेशन के अंतर्गत आएंगे, अर्थात ये टेक्नोलॉजी से फ्रेंडली रहेंगे। जनरेशन बीटा का फर्स्ट बेबी बॉय कहाँ पर हुआ है? पहली बात तो क्या हुआ है? लड़का हुआ है, बॉय हुआ है। फर्स्ट बेबी बॉय कहाँ पर हुआ है? तो यह मिजोरम में हुआ है और 12:03 पर इसका जन्म होता है। और इसका नाम क्या रखा गया है? तो फ्रेंकी जोदेंग इसका नाम रखा गया है, जो कि कहाँ पर? मिजोरम में हुआ है। पहला जो जनरेशन बीटा का जो बॉय है यह पहला कहाँ पर हुआ है? मिजोरम में हुआ 12:03 पे। HMPV वायरस अभी हाल ही में कहाँ पर फैला है और जिसके कारण वहाँ पर हॉस्पिटलों की स्थिति दयनीय हो गई, अर्थात हॉस्पिटलों में अत्यधिक मरीजों को देखा जा रहा है। तो इस वायरस के कारण अभी चीन में इसका प्रभाव है और भारत में भी इसके केस मिल चुके हैं। अब इस वायरस का फुल फॉर्म क्या है? तो ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस इसका फुल फॉर्म है HMPV वायरस का। और इसमें किस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं? तो जो निमोनिया जैसे लक्षण, जिसमें खांसी, नाक का बंद होना, श्वास लेने में कठिनाई होना, जिन्हें अस्थमा होता है या जिनका प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर होता है, ऐसे जो वयस्क होंगे जिनका प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर होता है उनमें, और जो बूढ़े लोग हैं और जो बच्चे हैं जो बूढ़े हैं और जिनका जो प्रतिरक्षा तंत्र है वह कमज़ोर है, ऐसे लोगों को यह अधिक प्रभावित कर रहा है। अर्थात आप इसे कोरोना का अपना भाई समझ सकते हो, कोविड-19 का भाई समझ सकते हो। यह भी वायरस है और यह भी जो एक दूसरे के संपर्क में आने से या हवा द्वारा फैलने वाला रोग है। तो अभी इसके कहाँ पर केस देखे जा रहे हैं? चीन में, और भारत के बेंगलुरु में भी इसका पहला केस प्राप्त हुआ है। भारत में जो कर्नाटक राज्य बेंगलुरु, यहाँ पर इसका पहला केस प्राप्त हो चुका है। भारत में फर्स्ट केस कहाँ? बेंगलुरु में आया है। एक बच्चे में बेंगलुरु में जो HMPV वायरस है इसका लक्षण देखे गए हैं। 13 जनवरी से भारत में महाकुंभ भी प्रारंभ हो रहा है प्रयागराज में। तो भारत सरकार के लिए एक ये बड़ी और अहम चुनौती रहेगी कि इस वायरस से बचकर रहना, इतनी स्कैनिंग करना और इतना सटीकता से इस विश्लेषण करना और नागरिकों को बचा के रखना। अगर इस महाकुंभ में यह महामारी आती है तो ये है कि ये दुनिया भर में बहुत तीव्र गति से फैलेगा। तो भारत सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है कि 13 जनवरी से उत्तर प्रदेश प्रयागराज में महाकुंभ प्रारंभ होने जा रहा है और उसके लिए यह एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो भारत सरकार को इसके लिए कार्य करना पड़ेगा। अभी बहुत कम दिनों के अंदर बहुत प्रभावी तरीके से इससे निपटने के लिए कार्य या कदम उठाने पड़ेंगे भारत सरकार को।
हाल ही में ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो लंदन को मिला है ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024 में शीर्ष स्थान। किस आधार पर ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स जारी हुआ है? तो इसका आधार है कि किस शहर में अर्थव्यवस्था कितनी अच्छी है उस शहर की, वहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैसा है, वहाँ का पर्यावरण कैसा है, वहाँ का रहने का जो जीवन स्तर है वह किस प्रकार का है। इस आधार पर ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स जारी हुआ है और इसमें पहले स्थान पर लंदन है। इसमें पहले स्थान पर लंदन है, दूसरे स्थान पर न्यूयॉर्क है, तीसरे स्थान पर टोक्यो है और चौथे स्थान पर पेरिस है। लंदन की बात करें तो यह ब्रिटेन की राजधानी है और लंदन किस नदी के किनारे है? तो यह थेम्स नदी के किनारे। न्यूयॉर्क यूएसए में है और यह हडसन नदी के किनारे। टोक्यो जापान में है और यह होन्शु द्वीप पर स्थित है। टोक्यो जापान की राजधानी, पेरिस यह फ्रांस की राजधानी, पेरिस यह सीन नदी के किनारे स्थित है। तो आपको ध्यान रखना है पहले स्थान पर कौन है? लंदन है ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स में। 48वें स्थान पर कौन सा है? तो भारत का मुंबई शहर 48वें स्थान पर है विश्व में, ये आपको ध्यान रखना है। 48वें स्तर पर है भारत का। अगर बात करें एआई समिट भारत में कहाँ पर होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट भारत में कहाँ पर होती है? तो हैदराबाद में अभी हाल ही में भारत में जो एआई समिट है इसका आयोजन होता है। अभी हाल ही में जो केसलर सिंड्रोम है इसका संबंध किससे है? यह शब्द चर्चा में रहा था केसलर सिंड्रोम, तो इसका संबंध किससे है? तो जो अंतरिक्ष कचरा है इससे संबंधित है। जो अंतरिक्ष कचरा है, जो डेब्रिज है, इससे संबंधित है जो हमारा केसलर सिंड्रोम है। अर्थात जो पृथ्वी के आसपास जो कक्षाएं है यहाँ पर अधिक जो उपग्रह स्थापित हो जाएंगे और जो बंद उपग्रह है उनसे जो अच्छे उपग्रह जो कार्य कर रहे हैं वह टकराएंगे, तो इससे जो उत्पन्न होगी समस्या, इसे केसलर सिंड्रोम नाम दिया गया है। अभी हाल ही में भारत ने मैत्री 2 मिशन के तहत कहाँ पर 2029 तक अपना नया अभियान भेजने की या स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो मैत्री 2 मिशन के तहत जो अंटार्कटिका यहाँ पर भारत अपना मिशन भेजने वाला है, ये आपको याद रखना है। 2025 को यूएनओ के द्वारा कौन सा वर्ष घोषित किया गया है? यूएनओ ने 2025 को, तो इसे सहकारिता, क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी की और शांति और विश्वास इसका वर्ष घोषित किया गया है 2025 को। और 2024 कैमलिट्स ऊँटों का वर्ष था, 2024 मोटे अनाजों का वर्ष था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया 2025 कहाँ आयोजित होगा? तो यह बेंगलुरु में आयोजित होगा। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है एरो इंडिया 2025, बेंगलुरु में आयोजित होने वाला है। एरो इंडिया 2025 यह एशिया का सबसे बड़ा एयर शो होने वाला है। इसका आयोजन फरवरी 2025 में होगा, जो माह आपके लिए दिल बाहर लाने वाला है, जो आपके फेस्टिवल आने वाले फरवरी में, तो फरवरी 2025 में इसका आयोजन होने वाला है। 15वें क्रम का इसका संस्करण होने वाला है यह एयर इंडिया शो का। बेंगलुरु के जो येलहंका एयरफोर्स का स्टेशन है येलहंका, यहाँ पर इसका प्रारंभ होगा या यहाँ पर इसका आयोजन होगा। और इस बार इसकी थीम क्या रखी गई है एयर इंडिया शो की? तो रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटी इसकी थीम रखी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। जो एरो इंडिया शो होने वाला है कहाँ पर? बेंगलुरु में होगा फरवरी 2025 में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में स्वदेशी पैरासीटामोल का विकास किसने किया है? तो स्वदेशी पैरासीटामोल है, इसका विकास CSIR के द्वारा किया गया है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा इसका जो विकास किया गया है। और इसे किसने लॉन्च किया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री है वर्तमान में, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है जो स्वदेशी पैरासीटामोल दवाई है यह। तो जो पैरासीटामोल है यह इस दवाई का नाम नहीं, जो भी इसमें इंग्रेडिएंट होते हैं, जो भी इसमें रहता है उसका नाम है पैरासीटामोल। तो जो दर्द और बुखार में नॉर्मली दी जाती है पैरासीटामोल, जो स्वदेशी रूप से विकसित की गई है भारत में, किसके द्वारा? CSIR के द्वारा विकसित की गई है। और अगर CSIR का फुल फॉर्म देखें तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इसका फुल फॉर्म है। अगर बात करें तो भारत में इसका उत्पादन कौन करने वाला है? तो सप्तदीप्ति फार्मास्यूटिकल लिमिटेड जो कर्नाटक में है स्थित, यह इसका उत्पादन करने वाली। इसे तैयार किसने किया है? तो CSIR के द्वारा तैयार किया गया है। अगर CSIR की बात करें तो इसके संस्थापक कौन है इस संस्था के? तो शांति स्वरूप भटनागर जी है, यह इसके संस्थापक है। पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं इसके? तो प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होते हैं।
1942 में इसकी स्थापना होती है और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ये भी आपको याद रखना है CSIR के बारे में। अगर देखिए अभी कुछ समय पहले होविश्योर वैक्सीन आई थी, यह किसके लिए थी? तो हेपेटाइटिस की वैक्सीन थी होविश्योर। सर्वावेक्स किससे संबंधित है? तो सर्वाइकल कैंसर से संबंधित है सर्वावेक्स, जिसे गर्भाशय कैंसर भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच के सहयोग से फराल सखी पहल कहाँ प्रारंभ हुई है? तो नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच के सहयोग से फराल सखी योजना यह महाराष्ट्र में प्रारंभ हुई है। फराल सखी पहल यह महाराष्ट्र में प्रारंभ हुई है और महाराष्ट्र का जो मियाँ भाईंदर शहर है, मियाँ भाईंदर शहर, यहाँ से यह प्रारंभ होती है फराल सखी पहल। और किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? तो नीति आयोग का एक मंच है, उसके द्वारा प्रारंभ की गई है महिला उद्यमियों को मजबूत बनाने के लिए। जो भाईंदर शहर है, यहाँ से यह प्रारंभ होती है। नीति आयोग का जो महिला उद्यमिता मंच है, यह इसका शुभारंभ करता है या यह इसे प्रारंभ करने में सहायता देता है। और यह जो मियाँ भाईंदर शहर है, यहाँ से जो महिला उद्यमी यह कार्य करेगी, इसकी शुरुआत करेगी, इनके द्वारा किन चीज़ों का उत्पादन किया जाता है? तो जो पारंपरिक त्यौहार है, इन पर जो स्नैक्स हम चिप्स खाते हैं, जो फरियाली चिप्स, तो इनका उत्पादन करती है यह। और इनको फराल सखी पहल प्रारंभ की गई है इनकी सहायता के लिए महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। हाल ही में जल्लीकट्टू 2025 का पहला आयोजन कहाँ हुआ है? तो जल्लीकट्टू 2025 का पहला आयोजन तमिलनाडु में हुआ है। अगर बात करें तमिलनाडु में कौन सा? पोंगल त्यौहार पर आयोजित होता है जल्लीकट्टू। इसमें बेलों को काबू करने का खेल है, बेलों को इसमें काबू किया जाता है। और जो थाचन कुरुची जो यहाँ का गांव है तमिलनाडु में, थाचन कुरुची, यहाँ से यह शुभारंभ होता है इस खेल का। और इसमें बेलों को काबू करने का खेल होता है। यह अट्टूकल जो यह जल्लीकट्टू दो शब्दों से मिलकर बना है, जल्ली और कट्टू से। यहाँ पर जल्ली का अर्थ होता है सोने या चांदी के सिक्के, और कट्टू का अर्थ होता है बंधे हुए बेल पर। अर्थात जो सोने और चांदी के सिक्के हैं, यह बेल के गले में बांधे जाते हैं और बेल के कुब्बड़ को पकड़कर उसे संतुलित करके, या उसके कुब्बड़ या सींग को पकड़कर बेल को संतुलित करके जो ये पोटली होती है उनके गले में बंधी हुई, इस पोटली को छोड़ना रहता है, वह विजेता होता है इसमें जल्लीकट्टू में। और ये कहाँ का त्यौहार है? तमिलनाडु में। और पोंगल पर इसका आयोजन होता है। जो पोंगल है ये कहाँ पर होता है? तमिलनाडु में। लेकिन अट्टूकल पोंगल कहाँ का है त्यौहार है? तो यह केरल का है अट्टूकल पोंगल, ये आपको ध्यान रखना है। थाईपुसम की अगर बात करें तो तमिलनाडु में होता है थाईपुसम, और भरतनाट्यम यहाँ का शास्त्रीय नृत्य। केरल के प्रमुख उत्सव कौन से? तो विशु, मकरविलक्कू, त्रिशूरपुरम और ओणम, ये कहाँ के? केरल के प्रमुख त्योहार है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 5 जनवरी को मनाया गया है राष्ट्रीय पक्षी दिवस। अगर जनवरी के कुछ दिवस देखें तो 1 जनवरी को भी हमने हाल ही में DRDO का स्थापना दिवस मनाया है। 1 जनवरी 1958 को DRDO की स्थापना होती है और समीर कामत वर्तमान में इसके हेड है। 4 जनवरी को हमने विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है लुईस ब्रेल की याद में, 4 जनवरी को। और ब्रेल लिपि क्या होती है? तो जो ब्लाइंड या दृष्टिहीन लोग होते हैं उनको पढ़ने और लिखने के लिए जो ब्रेल लिपि है इसका प्रयोग किया जाता है। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसकी स्थापना कब होती है? तो 2002 में इसकी स्थापना होती है राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाने की। और अभी हाल ही में तटीय और वेंडर पक्षियों की जनगणना कहाँ पर प्रारंभ हुई है? और यह भारत में पहली बार हो रही है तटीय और वेंडर पक्षियों की जनगणना, तो यह गुजरात से प्रारंभ हुई है। अगर बात करें 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले जी है, इनकी याद में तेलंगाना सरकार ने महिला शिक्षक दिवस मनाने की घोषणा की है। तेलंगाना सरकार ने सावित्रीबाई फुले की याद में 3 जनवरी को। और यह भारत की पहली महिला शिक्षिका मानी जाती है सावित्रीबाई फुले। और इनके पति कौन है? तो महात्मा ज्योतिबा फुले इनके पति है। इनसे संबंधित भी 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। इनकी बुक का नाम, इन्होंने किस संस्था की स्थापना की थी और कहाँ पर यह संस्था स्थापित हुई थी? तो इनकी बुक कौन सी है? प्रसिद्ध गुलामगिरी है। इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी और कहाँ पर? महाराष्ट्र में इसकी स्थापना करते हैं। डॉक्टर सलीम अली, जिन्हें बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, और इनकी कर्मस्थली कौन सी रही है? तो जो राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है वह इनकी कर्मस्थली रही है डॉक्टर सलीम अली की। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है पक्षियों के अध्ययन को। सबसे बड़ा पक्षी कौन होता है? शुतुरमुर्ग होता है सबसे बड़ा पक्षी। सबसे छोटा पक्षी हमिंग
फ्लाइंग बर्ड होता है। और सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन होता है? तो स्विफ्ट होता है सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी, इसी के नाम पर स्विफ्ट गाड़ी का नाम रखा गया है। और नहीं उड़ने वाला पक्षी कौन होता है? तो जो कीवी है, यह बिना उड़ने वाला पक्षी होता है, कीवी। तो आज की क्लास में हमने बहुत अच्छे से करंट अफेयर्स को रिवाइज करने की कोशिश की है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आपका कुछ सजेशन है तो कमेंट भी करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।